आपके सामने लेकर आ रही हूँ शुक्र का गोचर। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, मान, सम्मान, भोग, विलास, सब चीजों के कारक शुक्र अपने नीच राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने उच्च राशि में सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं और उसके बाद वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि क्यों है? क्योंकि जो वृषभ राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी अपने आप में चीजों को अपने उसमें ले लेती है और दूसरा फैलने नहीं देती चीजों को। और ये जो शुक्र तुला राशि में आता है, यहाँ पर ये वायु तत्व की राशि है, फैलने नहीं देती है। का अर्थ है कि वो अपने अंदर यानी कि सारे भार को अपने ऊपर ले लेती है। ये पृथ्वी तत्व है। वायु तत्व क्या है? हर दिशा में फैल जाना। और शुक्र क्या है? शुक्र का काम है विचरण करना, फैलना, भोगना। क्योंकि भोग प्रवृत्ति है तो इधर उधर भागना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भोग भी आप तब करोगे जब आपके पास धन होगा। तो ये धन के कारक है, इसलिए इस राशि में ये बहुत अच्छा मानते हैं। दूसरा, ये इस समय तुरंत अपने नीच राशि कन्या राशि से निकल कर आते हैं, तो इस राशि में ये इसलिए भी अच्छा मानते हैं। और ये केंद्र स्थान की राशि है। केंद्र स्थान यानी कि ये जो हमारे ये जो हमारा 7 नंबर है, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। इन्हें विष्णु की संज्ञा दी गई है, इसलिए यहाँ पर को ये अच्छा मानते हैं। दूसरा, ये हमारा काम का घर है, ये हमारा दाम्पत्य का घर है। शुक्र काम के कारक है, तो इसलिए इनको यहाँ पर अच्छा लगता है। अगर शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस बार काफी सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य तो है, पर क्या है कि केतु है और केतु होने के साथ ग्रहण, दूसरा सूर्य होने से ये नीच राशि में हो गए, सूर्य की नीच राशि में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जब आएंगे ये नीच भंग करेंगे। अब नीच भंग होने में भी किसी ग्रह की अपनी ऊर्जा लगती है, दूसरे की नीचता को ठीक करना। अब क्या होगा, ये वैसे ही है जैसे कि हमारे अंदर अच्छी एक ऊर्जा है और कोई हमारे पास नेगेटिव ऊर्जा का व्यक्ति आता है, तो हम उसे पॉजिटिव करने में यानी कि उसको सिखाने में, पढ़ाने में अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं, उसको थोड़ा सा अपना जैसा बनाने में, यानी कि उसको थोड़ा सा, अगर उसमें कोई अच्छे बहुत सारे अवगुण हैं उसमें, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम उसको समझाते हैं, बताते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। या हम कहीं पर को हम घर है, किसी ने आके हमारा घर गंदा कर दिया, तो हमारी ऊर्जा अपने उसी घर को ठीक करने में चली जाती है, तो जो हमारा मूल काम था वो काम रुक जाता है। ये नीच भंग है, यानी कि उससे उस ग्रह का असर, जो वो ग्रह नुकसान कर रहा था उसका थोड़ा सा तो लाभ मिला, लेकिन जो पूर्ण लाभ मिलना था इस ग्रह का, वो उसकी नीचता दूर करने में खत्म हो गया। ये एक तरह से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि नीच भंग राजयोग को कई लोग बहुत बड़ा राजयोग मानते हैं, और कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हो तो लोगों को लगता है कि हमारे उसमें बहुत बड़ा राजयोग है, जबकि ऐसा नहीं है। नीच भंग राजयोग में जिस ग्रह के कारण वो नीच भंग होता है, उस ग्रह की अपनी क्षमता भी खत्म होती है। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी को हम कुछ हमें आता है, हम दूसरे को सिखा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा उस चीज में व्यय हुई है, तो हम अपना जो काम था वो नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है, यही नीच भंग है। अब इसके बाद शुक्र यहाँ पर अस्त भी है, 2 दिसंबर को वो उदय होंगे, तो अपना पूर्ण रिजल्ट वैसे भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बार अच्छे योग भी हैं। अच्छा यह है कि दीपावली, शुक्र जो है वो लक्ष्मी के कारक हैं, यानी कि धन के कारक हैं, और धन के लिए अगर भाव देखना हो तो हम दूसरा भाव देखते हैं जो शुक्र की साधारण राशि है। अब ऐसे में दिवाली के दिन शुक्र दीपावली में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे,
उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ दीपावली के उपाय आप लोगों को बताऊंगी, वो वीडियो में अपलोड करूंगी। आप उनको सुन के वो उपाय आप कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस में भी मैं आप लोगों को उपाय बताते रहती हूँ, शॉर्ट वीडियोस में आप उपाय सुन के कर सकते हैं। अब इतना आपसे कहूंगी कि मैं आगे राशिफल बताने जाऊं, सबकी राशियों में ये क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये बताने जाऊं। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको बिना देर के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं इसके बाद शुक्र से संबंधित बहुत सारी चीजें लाऊंगी। अभी यहाँ पर शुक्र जब अपनी मूल राशि या मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तो मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग ऐसे राजयोग हैं, ऋषि पराशर ने 5 पंच महापुरुष राजयोग बताए हैं। उन 5 में से शुक्र भी अपनी जब वृषभ राशि, उच्च राशि यानी कि मीन राशि, और जब अपने तुला राशि में होते हैं तो ये पंच महापुरुष राजयोग मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। मालव्य नामक राजयोग जो बनता है वो हमारे केंद्र में ही बनता है। अगर शुक्र केंद्र इन 4 घरों में से कहीं पर भी उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि 12वें नंबर पर बैठे हैं, 7 नंबर पर बैठे हैं या 2 नंबर पर बैठे हैं, इन 4 घरों में, तो आपका मालव्य नामक राजयोग। और ऐसे जातक के पास धन की कमी कभी नहीं होती, अब भोग उसके पास काफी होता है। तो शुक्र जो उच्च के होते हैं वो मीन राशि गुरु की राशि में होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान है, ज्ञान में जाके भोग भी उच्च का हो जाता है। और साथ में यहाँ पर हर ग्रह कारक होता है, शुक्र यहाँ पर विशिष्ट कारक हो जाता है 12वें भाव पे जाके। पंचम घर में शुक्र को अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बैठा शुक्र आपको सब कुछ देता है और प्रेम के लिए खास तौर पर यहाँ से इसको देखा जाता है। अब ये तो हमने उपाय में आपको लास्ट में बताऊंगी, शुक्र से संबंधित हमने क्या उपाय करना है। तो मैंने पहले शुक्र आपको बता दिया कि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र के घर ये और ये है, यानी कि दूसरा घर और 7वां घर, ये काल पुरुष की कुंडली में इनके अपने घर है। और अब मैं राशि अनुसार बताऊंगी कि शुक्र आपके किस भाव के स्वामी होते हैं। गोचर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि गोचर को आप मैंने आपको लग्न भी बता रखे अपने फेसबुक पेज के वीडियो पर। गोचर को आप दोनों से सुना कीजिए, राशि से भी और लग्न से भी। लग्न क्या है वो मैं अभी आपको साथ साथ में बताते चलूंगी, वो आपको पता लग जाएगा, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर समझ सकते हैं। राशि तो सभी को पता रहती है, हमारी जो नाम राशि होती है या हमारे जन्म के समय चंद्रमा जहां भी बैठे होते हैं वो हमारी राशि होती है। राशि सारे लोग जानते हैं और उत्तर भारत में चंद्र कुंडली का अपना एक अलग महत्व है। तो चलते हैं सबसे पहले हम मेष राशि में। मेष राशि या मेष लग्न जो है, इसमें मेष राशि या मेष लग्न, इसमें ये यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर लिखा है या आपके चंद्रमा 1 नंबर पर है, अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के हुए, और अगर आपके चंद्रमा 1 नंबर पर हैं तो आपकी मेष राशि हुई। उसमें ये जो स्वामी होते हैं ये हमारे दूसरे भाव के, यानी कि यहाँ के और यहाँ के ये स्वामी होते हैं, और इस समय ये गोचर में यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं राजयोग बता रही थी, पंच महापुरुष राजयोग, ये आपके 7वें भाव पर बन गया है। इससे क्या है कि जो भी जातक अभी तक अविवाहित थे, विवाह के बंधन में बंधना जा रहे थे, बात नहीं बन रही थी, एक तो उनका विवाह होगा, दूसरा कहीं से भी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी कड़वाहट थी, तकरार थी, तो वो यहाँ से दूर होगी, आपसे प्रेम संबंध आपस में मजबूत होंगे। अब है क्या कि यहाँ पर आपकी क्या है, राहु भी आप ही की राशि आप ही के लग्न में है। अब ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पर, तो कहीं कोई अगर प्रेम संबंध आपने पॉजिटिव करने की कोशिश करी तो तब तो दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। अगर जरा सी भी आपने इसमें थोड़ा सा भी विवाद किया तो ये कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि है इसमें, और इस समय देखा जाए तो सारे ग्रहों का जमवाड़ा लगभग 26 अक्टूबर को बुध भी यहीं पर आ जाएंगे, और अभी सूर्य यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, और शुक्र अब यहाँ पर आ रहे हैं, राहु की दृष्टि यहाँ पर है, और 2 दिन के लिए यहाँ पर पंचग्रही योग भी बनेगा। 26 अक्टूबर से यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, और 26 अक्टूबर और 2 दिन के लिए जब चंद्रमा आएंगे
तुला राशि में जब चंद्रमा आएंगे तो पंचग्रही योग भी बन जाएगा, और सप्तम भाव में पंचग्रही योग बन जाए, हालांकि ये सब आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो उलझ जैसा जाएंगे आप। जीवन में निर्णय लेते समय उलझना, व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में हैं वहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना। तो इस गोचर काल में जब भी इतने ग्रहों का हमसे संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं हम निर्णय लेने में कमजोर पड़ते हैं, हमारी जो दूरदर्शिता होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। तो ऐसे में अपने जीवन साथी को अपने साथ लेकर चलना, जीवन साथी से आपको यहाँ पर पूरी मदद मिलेगी, उसकी सुनना, उसको नकारना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर आपको ये लाभ देंगे। तो मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए मालव्य योग अच्छा राजयोग है। जब जन्म कुंडली में बना होता है उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन जब यह हमारे गोचर में बनता है तो भी इसका श्रेष्ठ लाभ हमें मिलता है। चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि में ये है, ये हमारी यहाँ पर को हमारा जो 2 नंबर लिखा होगा तो हमारा क्या होगा, 2 नंबर पर या तो हम वृषभ लग्न के होंगे और 2 नंबर पर चंद्रमा है तो हमारा क्या होगा, वृषभ राशि। यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर आपके चंद्रमा 2 नंबर पर है तो आप वृषभ राशि हुए। इसमें ये स्वामी होते हैं आपके 6ठे नंबर के और साथ में आपके पहले नंबर के, यानी कि इस भाव के स्वामी तो हुए, ये आपके राशिस और लग्नेश दोनों हो गए, साथ में ये आपके 6ठे भाव के स्वामी हुए। राशिस लग्नेश जाकर आपके गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव से। देखिए 6ठे भाव कालपुरुष की कुंडली में जो ये है शुक्र है वो नीच के हो जाते हैं, और कोई भी शुभ ग्रह का जो फल होता है वो 6ठे भाव में अच्छा नहीं मिलता है। अब इस समय आपके ज्यादातर ग्रह आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। आप एक चीज तो है, अगर कोई कोर्ट केस विवाद इत्यादि चल रहा है वहां पर तो आप इस समय जीत जाएंगे, सारे के फैसले जो है वो आपके हक में जाएंगे। दूसरा, शनि की भी इनमें दृष्टि आ रही है, तो शनि की दृष्टि से क्या है, थोड़ा सा इस समय अगर आप विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कहीं आपकी बात बने, और बात बनने के बाद संबंध आपके टूट जाए, यानी कि वो रिश्ता टूट जाए। ये चीजें भी इस समय देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने इन चीजों को ध्यान देना है। अपने शत्रु, मित्र रूपी शत्रु जो आपके साथ, आपको पता है ये मेरे साथ छल कपट करते हैं, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। ये इस समय आपको धोखा देंगे, और धोखा देकर हो सकता है कोई भी ऐसी चीज आपसे करा लेंगे जो बाद में आपको चीजें कोर्ट केस इत्यादि पर जा सकती हैं। और साथ में भोग में इतना मत पड़िए कि आपको रोग पर पैसा खर्च करना पड़े। थोड़ा सा धर्म की तरफ को अगर आप पैसा खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, तो आपको रोग पर कम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस समय आप अपना मन को, क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा स्थितियां, भटकाव की बहुत सारी स्थितियां आपके मन में इस समय आएंगी, और जब मन में भटकाव की स्थितियां आती हैं तो कहीं ना कहीं हम निर्णय गलत कर लेते हैं। तो एक चीज का ध्यान आप रखना कि जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी चीज को करने से पहले पर 10 बार अपने मन में सही और गलत का फैसला लीजिए। अगर वो बहुत ज्यादा गलत है तो शनि की दृष्टि, सूर्य यहीं पर है, शनि की भी दृष्टि है, 6ठे भाव में है, कोर्ट कचहरी के भाव बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उलझन में फंस जाएंगे। इसलिए ना ऐसा धन लेना है और विपरीत से सतर्क रहना है इस गोचर में आपने। अगर ये दोनों चीजें आप संभाल लेते हैं तो फिर ये गोचर आपके लिए सही है। मिथुन राशि में की अगर बात करते हैं, मिथुन राशि में जो ये स्वामी होते हैं आपके, ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न की बात करूंगी। अगर आपके यहाँ पर 3 नंबर डाला है तो आप मिथुन लग्न के हैं, चंद्रमा पर अगर 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन राशि के हैं। अब यहाँ पर ये जो स्वामी होते हैं, आप एक तो आपके ये द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरा ये आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचमेश और द्वादशेश हो गए, ये आपके जाके गोचर आपके ये पंचम भाव में कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे कहा था शुक्र का गोचर क्या होता है, पंचम भाव में अच्छा होता है। तो यहाँ पर रह के कहीं से अगर आपके प्रेम संबंध टूट गए तो प्रेम संबंधों में क्या लेकर आएंगे, प्रगाढ़ता लेकर आएंगे। प्रेम संबंधों में नहीं है तो प्रेम संबंध बनाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो लोग अपने खास तौर पर गलतफहमियों के कारण रिश्ते इनके खराब हो सकते हैं। और गलतफहमियां यहाँ पर
केवल प्रेम संबंध में नहीं, प्रेम संबंध आपके किसी से भी हो सकता है। पिता पुत्र के बीच भी प्रेम संबंध होता है, पिता पुत्री के बीच भी प्रेम संबंध होते हैं। तो इन प्रेम संबंधों में भी, यानी कि इन रिश्तों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। परिवार के रिश्तों में भी, यानी कि पिता पुत्र के बीच में मतभेद होने की संभावना है। तो अपनी संतान के साथ आप थोड़ा सा पारदर्शिता रखिए, मित्रवत। अगर आपकी संतान इस समय टीनेजर है या कहीं नौकरी इत्यादि, मतलब एक तरह से 22-23 वर्ष की है और बहुत ज्यादा आप अनुशासन इस समय रखना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसे में आपकी संतान आपसे दूर हो जाएगी। संतान से इस समय आप जितना प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, मित्रवत होकर आएंगे संतान के साथ, तो उतना आपको लाभ होगा। संतान की तरफ से आपको शुभ सूचना भी मिल सकती है। संतान कहीं बाहर विदेश इसमें है तो वहां से आपके पास मतलब इस समय आ सकती है, आपके पास मिलने के लिए आ सकती है, या कोई ऐसा गिफ्ट आपको भेज सकती है, दे सकती है। कहीं से धन फंसा हुआ था तो वो धन भी आपको मिलेगा। लाभ के आपके रास्ते खुलेंगे। बस थोड़ा सा आपने सावधानी क्या रखनी है इस समय कि कहीं आप घूमने इत्यादि जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना है। बस इतना ही है। बाकी ये गोचर मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि में, मिथुन राशि या मिथुन लग्न में शुक्र जो होते हैं वो योग कारक ग्रह हैं, तो ये नीच भंग राजयोग बना रहे, नीच के सूर्य के साथ है, तो भी आपको अच्छा फल देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्क राशि में, कर्क राशि में ये जो स्वामी होता है, यहाँ पर अगर आपका 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लग्न के हुए, और 4 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि हुई। अब यहाँ पर ये स्वामी जो होते हैं ये आपके 11वें और 4थे भाव के होते हैं। अब हमारा 4था भाव ये है, यहाँ के ये स्वामी होते हैं। अब इस समय ये हमारा जो गोचर कर रहे हैं वो हमारे 4th भाव पर कर रहे हैं, इस भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका गोचर आपका मालव्य नामक राजयोग बना दिया। मैंने कहा ना, पंच महापुरुष राजयोग केवल इन 4 घरों में बनता है। तो कर्क लग्न या कर्क राशि के आप हैं तो आपको भी मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, और यहाँ पर 4th भाव में यहाँ पर इनको शुक्र को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के साथ इनका युति या इनका गोचर अच्छा माना जाता है, मित्र हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन कुछ भी नया लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको सब कुछ प्रदान कराएंगे। कहीं से कोई किसी में मतभेद थे तो वो ठीक होंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु यहीं पर है, और एक उहापोह की जैसी स्थिति बनेगी। जब आप कोई चीज ले रहे होंगे तो उसमें भी थोड़ा सा परिवार में, जब क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके मत अलग अलग आ जाते हैं, और जब मत अलग अलग आते हैं तो एक तरह से थोड़ा सा दिमाग एकदम से हमारा सन्नाहट हो जाता है, झंझना जाता है कि ये क्या वो क्या, तो वहां पर थोड़ी सी झगड़े की स्थिति बन जाएगी। उस झगड़े को दूर करने के लिए आप सबके मत अपने परिवार में सुन लीजिए, फिर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उस जगह पर पहुंचिए जहां जो आपको लेना है। तो अपना आत्मचिंतन कीजिए और किसी के मत का विरोध मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मतों का, किसी की बात का विरोध करेंगे यहाँ पर को, क्योंकि सबके मत आएंगे, हो सकता है आपकी माताजी हो, पिताजी हो, और पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, तो इतने लोगों के, क्योंकि सभी के कारक यहीं पर गोचर कर रहे हैं, दृष्टि भी यही है, लगभग सारे ग्रह इस समय यही होंगे। और कहीं से चंद्रमा, अभी 26 अक्टूबर से बुध भी आ जाएंगे, चंद्रमा का गोचर भी अगर यहीं पर हुआ, 2.25 दिन के लिए होता है, लेकिन उसी समय ये निर्णय हुआ तो कलह की स्थिति बन जाएगी। इन सब चीजों से बचने के लिए जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तो सुनिए सबकी, जो अच्छा लगे आपको वो रास्ता निकाल कर चलिए, तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा, सुखों में वृद्धि होगी। ग्रहण का भी कोई असर यहाँ पर आपको घर के सुखों में नहीं पड़ेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जो सिंह लग्न या सिंह राशि, इस जगह पर ये लग्न है, इसी को हम लग्न कहते हैं। यहाँ पर अगर आपका 5 नंबर लिखा है तो आपकी जो लग्न हुआ 5, यानी कि सिंह लग्न के आप हुए, और कहीं पर भी आपके 5 नंबर पर चंद्रमा है तो आपका क्या हो गया, राशि भी आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों से सुनना इसीलिए कह रही हूं मैं। अब यहाँ पर ये जो स्वामी होते हैं आपके, ये 10वें नंबर के, यानी कि हमारा 10वां भाव ये है 10वें नंबर के, और आपके
तीसरे भाव के होते हैं, यानी कि हमारा जो तीसरा भाव है वो ये है, इसके स्वामी होते हैं। अब ये हमारा पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव पर आपके सारे ग्रह, यानी कि सूर्य यहीं पर है, केतु यहीं पर है और साथ में आपकी शनि की भी यहाँ पर दृष्टि है। अब जो शुक्र का यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, स्त्री कारक ग्रह है। तो अब स्त्री कारक ग्रह अगर पराक्रम आ जाए तो ये इसको क्या बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर सूर्य भी नीच होकर बैठ गए, तो अब ये उसको भी शुभ करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारे उस भाव को कमजोर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर है क्या, जब हमारे शुक्र यहाँ पर बैठे तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ पर तीसरे भाव में शुक्र का गोचर अगर अपने उच्च राशि से हो, अपने मूल त्रिकोण राशि से हो, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए सिंह लग्न वालों के लिए यहाँ पर से ये हमारे भाग्य भाव को देखेंगे। अब भाग्य में क्या है, यहाँ पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके क्या होगा, धर्म। अब सारे ग्रहों की दृष्टि क्या हो गई, आपके धर्म के भाव पर चले गई, तो यहाँ पर आपको धर्म संबंधित उहापोह की स्थितियां बनेंगी। यानी कि आप के परिवार में आप कुछ ऐसे धार्मिक कार्य करना चाह रहे हो, आपके मन में आया, लेकिन कभी कोई रोक देगा, कभी कोई रोक देगा, कभी कोई रोक देगा, तो घर में धार्मिक कार्यों के आयोजन में दिक्कत होगी। तो इसके लिए अगर आपने अपने मन में कोई भी दान पुण्य धर्म इत्यादि का मन में ले आए कि ये हमें करना है, तो आप उसको कर लीजिए। उसके लिए आप सभी मतों का इंतजार मत कीजिए। पराक्रम में लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी अगर आपने अपने पराक्रम के बल को बढ़ाए रखा, क्योंकि शनि भी इसमें दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं आपके बीच में इस चीज को बढ़ाएंगे, आपकी कार्य करने की ऊर्जा को कम करेंगे। तो इसको आपने अपने पराक्रम को ठीक करना है। बाकी इसमें ये जो सिंह राशि वालों के लिए गोचर है, ठीक है, अगर आप सही निर्णय लेते हैं। निवेश बहुत ज्यादा इस समय मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा ग्रह एक ही जगह पर हों उस समय हम थोड़ा सा उलझन में भी रहते हैं, दिमाग में 10 तरह की चीजें हमारी चलने लग जाती है, क्योंकि सारी एक ही घर में सारे लोग आ गए। तो जैसे विवाह इत्यादि में होता है, हम एक ही चीज पर फोकस करते हैं और बहुत सारे हमारे मेहमान आ जाते हैं, तो हम अन्य कार्य कोई भी नहीं कर पाते हैं, बस मिलने जुलने का ही काम कर पाते हैं। तो वैसा ही इस समय यहाँ पर भी ये स्थिति बनेगी, तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न क्या है कि यहाँ पर अगर आपके 6 नंबर लिखा है तो आप कन्या लग्न के हुए। 6 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो आप क्या हुए, कन्या राशि के हुए। कन्या राशि कन्या लग्न में शुक्र ही एकमात्र, यानी कि जो लग्नेश है बुध, वो भी यहाँ पर योग कारक नहीं होते हैं, वो भी यहाँ पर तटस्थ होते हैं बुध भी। लेकिन शुक्र एकमात्र कन्या लग्न के ऐसे ग्रह हैं, अगर आपके उसमें ये बली होकर बैठे हैं तो ये आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये इसमें अति योग कारक ग्रह होते हैं। अब इस समय ये आपकी जन्म कुंडली में किस भाव के स्वामी हैं, ये आपके धन, धनेश और भाग्येश बनते हैं, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी। ये गोचर कहाँ कर रहे हैं आपके इस समय, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन भाव में ये गोचर कर रहे हैं। धन भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर धन भाव में शुक्र आकर खुद बैठ गए तो ये जातक को जीवन काल में धन की कमी कभी भी नहीं होने देते हैं। आपके पास धन बचता नहीं है, धन टिकता नहीं है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में आपकी विलासिता की चीजों को बढ़ाएंगे। यानी कि धन आया, आपने अपने शौक पर खर्च किया, तो जितना होता नहीं है उससे ज्यादा खर्च करने की आपको आदत होती है। लेकिन शुक्र यहाँ पर होने से क्या होता है, आप जिस चीज में भी हाथ रख दें, आपके पास धन हो ना हो, उस धन की व्यवस्था ये करा देते हैं, ये शुक्र यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर रह के ये आपको वो सब कुछ प्रदान करवाएंगे। पर दिक्कत एक चीज की है, धन भाव में सूर्य का आ जाना, केतु का आ जाना, शनि की दृष्टि होना, ये बुध तो कुछ समय के बाद यहाँ पर को 26 अक्टूबर बुध आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उनके आने से, ये और भी लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। पर है क्या कि धन आने के साथ साथ रुकेगा नहीं, खर्च होगा, और ये पहले से भी होता ही आया है। अगर आपके पास ये जन्म कुंडली है, अगर यही है तो आप देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में कि आपके पास धन आता जरूर है, पर उसी मद से वो चला भी जाता है और आप ही के सुखों पर जाता है, ऐसे इधर उधर नहीं, आप ही के सुखों पर जाता है। तो ये कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत
शुभ है। अब बात करें हम केवल तुला लग्न तुला राशि। तुला लग्न में यहाँ पर आपके 7 नंबर लिखा होगा, तो आप तुला लग्न के हुए। 7 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो आप क्या हुए, तुला राशि के हुए। अब आपके यहाँ पर ये स्वामी होते हैं तुला लग्न तुला राशि में, ये जो स्वामी होते हैं 8 और अपने पहले नंबर के, यानी कि आपके 8वें नंबर में अष्टमेश भी बन जाते हैं यहाँ पर को, और आपके लग्नेश भी बन जाता है। जाके गोचरी आपके यहीं पर कर रहे हैं। तो तुला लग्न में क्या बन गया, तुला राशि में मालव्य नामक राजयोग बन गया। और लग्न में मालव्य का योग बनना, ये आपको समाज में उच्च सफलता और एक तरह से श्रेष्ठ पूजित, समाज में पूजित बना देते हैं। यानी कि जिनको हम कई बार अपने मंचों पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, ये पूजित होता है। ऐसा ये यहाँ पर बना देता है। धन की कमी नहीं होने देंगे। बस बहुत सारे ग्रह यहाँ पर है, राहु की दृष्टि यहाँ पर है। तो तुला लग्न तुला राशि वालों से एक चीज कहूंगी, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए। आपको बाकी किसी भी चीज को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके लग्न पर शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो कई बार आपको लगेगा कि ये काम मेरा हो रहा है, होते होते रुक जाएगा। और सूर्य है आपके लग्न में ही, राशि में ही सूर्य आ गए और नीच के होके बैठ गए, तो व्यक्तित्व को कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर होगी। बुध भी आपके यहीं पर आ जाएंगे, तो अनावश्यक किसी को भी उपदेश आप देने लग जाएंगे। तो खिचड़ी की तरह का व्यक्तित्व हो जाना, ऐसे में शुक्र आपको, जो आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर रह के लग्न में मालव्य योग बना के शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखार देते। हो सकता है व्यक्तित्व निखरने के साथ साथ कुछ आपके व्यक्तित्व पर ऐसा दाग भी लग जाए, तो वो दाग केवल एक चीज से, विपरीत से सावधान रहना है और अपने विपरीत का सम्मान करना है। विपरीत यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो आपने पुरुष का सम्मान करना है, पुरुष हैं तो आपने स्त्री का सम्मान करना है। किसी भी तरह के विवादों में आपने नहीं उलझना है। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। तुला लग्न के बाद बात करते हैं हम आपके वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में ये यहाँ पर अगर आपका 8 नंबर लिखा है तो आप वृश्चिक लग्न के हैं, और यहाँ पर अगर आपके 8 नंबर पर चंद्रमा है तो आप क्या हो गए, आप वृश्चिक राशि के हो गए। अब वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि में ये क्या है, 7वें और आपके जो है 12वें नंबर के स्वामी होते हैं। 12वां नंबर यानी कि ये यहाँ के स्वामी होते हैं और ये आपके यहाँ पर सप्तमेश होते हैं। अब ये गोचर आपके यहाँ पर कर रहे हैं 12वें में, और मैंने अभी जैसे कहा था आपसे 12वें का गोचर हमारा जो होता है वो श्रेष्ठ गोचर होता है। यहाँ पर ये अपनी ही राशि से उच्च भाव, यहाँ भाव उच्च का हो गया, उच्च भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सारे ग्रह आपके अभी यहीं पर है। आपके सूर्य यहीं पर आ गए, तो इस समय सूर्य के आने से यहाँ पर थोड़ा आंखों से संबंधित रोग बढ़ेगा। केतु यहीं पर आ गए, तो आध्यात्म की तरफ को भी आप बढ़ना चाहेंगे, और साथ में राहु की दृष्टि भी यहीं पर आ गई है, तो कोर्ट कचहरी के विवाद भी आपके बढ़ सकते हैं। अब क्या है कि शुक्र जब यहाँ पर आ गए तो ये भोग की लत आपको बढ़ा देंगे। भोग बढ़ाएंगे तो राहु की भी दृष्टि है 12वें भाव पे, तो कोर्ट कचहरी तक भी चले जाएंगे। इसलिए भोग के लिए क्या है, आप धन अनावश्यक धन लेंगे। यहाँ पर रह के ये टेबल से भी नीचे धन, यानी कि भ्रष्टाचार का भी धन लेने के लिए बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भोग बढ़ाएगा। भोग किससे पूरे होंगे, हमारे धन से। तो ऐसे धन को भी अगर आपने कहीं से भी लिया, शनि की दृष्टि है तो फंस जाएंगे। इसलिए इस चीज से आप सावधान रहिएगा। बाकी जितना धार्मिक चीजों पर आप खर्च करेंगे, धर्म को साथ लेकर चलेंगे, तो इन सब चीजों से बढ़ेंगे और ये ग्रह आपको और अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि या मकर लग्न। मकर राशि मकर लग्न में यहाँ पर अगर आपके 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के हुए, 10 नंबर पर चंद्रमा है तो आप मकर राशि के हुए। तो ये आपके मकर लग्न में जो स्वामी होते हैं आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ 5वां और हमारा 10वां भाव, इस भाव के स्वामी होता है। गोचर कहाँ कर रहे हैं, हमारे 10म भाव पर। 10म भाव पर यहाँ पर गोचर करके फिर से मकर लग्न मकर राशि वालों को भी मालव्य नामक राजयोग का रिजल्ट मिला है। तो धन की कमी, कर्म भाव पर देखो राजयोग कब कहाँ कैसे बन रहा है, उन्हीं से फायदा होता है। यहाँ पर अगर मालव्य नामक राजयोग बन रहा है तो ये आपके कर्म स्थान पर मालव्य का राजयोग बन रहा है, तो ये आपको
कर्म से, यानी कि आप अपने कर्म से अपने क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं, इस समय आपके पास धन वृद्धि होगी, धन वर्षा होगी। अब है क्या, यहाँ पर ये योग तो बना रहे हैं, सारे ग्रह हमारे कर्म स्थान पर आ गए। अब सारे ग्रह जब कर्म स्थान पर आ जाते हैं, होगा क्या, ये अगर आप कहीं किसी नौकरी में इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं और आपने 3-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं, तो यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करेंगे। कहीं आपकी सैलरी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो आप इस वापों में रहेगी कि यहाँ कम है ये सुविधा है, वहां ज्यादा है तो ये असुविधा है। तो इसमें ये आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगे। इस चीज से आपने बचना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना आत्मचिंतन यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ से ये आपके घर में ग्रह कलह, ये हमारा चतुर्थ भाव है, तो हो सकता है यहाँ से ये आपके घर में क्या होगा कि जब आप कर्म क्षेत्र में खिचड़ी है, ऑफिस में आप गए हैं, इतने सारों, यानी कि बॉस का भी, क्योंकि सूर्य यहीं पर है, तो राजा बॉस, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके ऊपर से अधिकारियों का भी प्रेशर होगा। उस प्रेशर का क्रोध हमारे कहाँ निकलता, हमारे घर पर कलह की स्थिति बना देगा। तो इन सब से बचने के लिए शांत भाव से इस गोचर को आप देखिए, निकालिए, और हो सकता है कि आप पर ऐसा दबाव भी बने और उस दबाव के चलते आप अपने कर्म क्षेत्र में कहीं ऐसा काम न कर दें जो नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा धन अगर आप लेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, और पकड़ने में आप फंसेंगे, और फंसने के बाद हो सकता है कि आपको राजदंड मिल सकता है। यहाँ पर बिल्कुल जब तक सूर्य आपके नीच राशि में है और शनि से दृष्ट है, बिल्कुल भी ऐसा धन मत लीजिए जो आपके लिए राजदंड का कारक बन जाएगा। 1 महीने का गोचर है, शांति से अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और अपना सही, जो हमारा सही मूल्य पे धन है, उस पर फोकस कीजिए। व्यापारी हैं तो श्रेष्ठ, किसी भी तरह का ठग कर अगर व्यापार करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा। कहीं भी अगर आप व्यापारी हैं, कोई सैंपलिंग इत्यादि आपने दी, गलत दी और पास करा लिया अपनी पहचान से, आगे जाकर आप फंस जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा इसमें धन का नुकसान भी हो जाएगा। ये यहाँ पर इस समय होगा, क्योंकि यहाँ आपके चतुर्थ भाव में कौन बैठा है, राहु। यहाँ नुकसान होगा तो यहाँ कला होगा। ये घर में हमेशा इस तरह का कला कराएगा, माता को दिक्कत देगा। जब राहु यहाँ पर होता है तो ये माँ को बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देंगे, स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ लग्न और कुंभ राशि। अब क्या है, यहाँ पर अगर आपका 11 नंबर लिखा है, तो 11 नंबर अगर यहाँ पर लिखा है तो आपका क्या हो गया, कुंभ लग्न। 11 नंबर पर अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी ये हो गई कुंभ राशि। आपके उसमें जो ये स्वामी होते हैं, चौथे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव हमारा ये भाव है, नवम भाव ये हमारे चतुर्थेश और नवमेश होते हैं। अब शनि के शुक्र जो है ये मित्र हैं और जाके आपके ये इस भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग अच्छा फल देता है। दसम भाव पर भी एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो सबसे ज्यादा ग्रहों का राजयोग का सबसे अधिक जो ग्रह मिलते हैं, अगर हम डिसीजन मेकिंग हमारी सही है, हम दृढ़ निश्चयी हैं, तो इस भाव में सबसे ज्यादा ग्रहों का वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद भाग्य भाव में यहाँ पर आकर ये आपको भाग्य की तरह, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। आप धर्म के लिए कार्य करेंगे, समाज में आप ऐसे वक्ता बन सकते हैं, धार्मिक जागरूकता जगाने वाले कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी ऐसे बड़े मंचों पर धर्म से संबंधित चीजों के लिए आप भाषण दे सकते हैं। घर में कोई धार्मिक अच्छे आपके कार्यक्रम हो सकते हैं, शुभ कार्य आपके घर में होंगे। कहीं से कोई ऐसे आपके अंदर कोई भी ऐसी व्यसन था, वो इस समय छूटने की भी पूरी संभावना है। कुछ समय के बाद यहाँ पर 2 दिन के लिए चंद्रमा भी रहेंगे, बुध भी यहीं पर आएंगे, तो पंचग्रही राजयोग जो बन जाएगा वो आपके नवम भाव पर बन जाएगा। यानी कि उसमें भी आपके शनि की भी दृष्टि होगी, राहु की भी दृष्टि होगी, तो एक तरह से सारे ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। तो भाग्य तो आपका साथ देगा। आपको लगेगा ऐसे कि हम कहीं फंस गए हैं, उलझ गए हैं, अब क्या करें। जैसे ही ये समस्या आएगी वैसे भाग्य आपका साथ दे देगा, तो धन से आपको यहाँ पर को नुकसान नहीं होगा, पराक्रम भी बढ़ेगा, धन में आपकी वृद्धि होगी। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि और मीन लग्न क्या है, यहाँ पर अगर आपका 12 नंबर लिखा है तो आपकी क्या हुई, मीन लग्न हुआ, और 12 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो आपका क्या हुआ, मीन राशि हुई। अब मीन राशि मीन लग्न में ये जो स्वामी होते हैं आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी। अब तीसरा भाव हमारा ये है, यहाँ के स्वामी है, और हमारे 8वें भाव के स्वामी है।
अब ये गोचर भी इस समय आपके यहीं पर कर रहे हैं, इस अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। यहाँ आपका लग्न है और ये आपके यहाँ के और यहाँ के ये स्वामी होते हैं, जाके ये गोचर आपके अष्टम भाव पर कर रहे हैं। अब अष्टम भाव पर आपके सारे ग्रह बैठ गए। अष्टम में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा एक तरह से बहुत ज्यादा, चंद्रमा भी यहीं पर आ गया तो ये मनोरोगी भी बना देंगे आपको। इस समय अनेक तरह के विकार आपके मन में आ सकते हैं, कोई शंकाएं आपके मन में जन्म ले सकती हैं, अनावश्यक ऐसी चीजें आपके मन में आ सकती हैं कि कहीं मैं ये तो नहीं हो गया या हो गई। जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, वो इस तरह की चीजें अपने मन में सोच सकते हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में भी आप पढ़ सकते हैं और हो सकता है आप थोड़े से 40 से ऊपर के हैं तो साधना इत्यादि की तरफ भी आपका मन लग सकता है। 50 से ऊपर है तो आप हो सकता है आध्यात्म की तरफ चले जाएं। क्यों? क्योंकि इस भाव में आपके केतु भी बैठे हैं और केतु यहाँ पर होने से ये आपको, यहाँ पर केतु होने से केतु यहाँ पर दृष्टि डाल के आपको मोक्ष की तरफ को भी मोड़ सकते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे 2-3 तरह की चीजें हैं, या तो मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है या आपका मन बहुत सही जगह पर लग सकता है। विदेश इत्यादि से कोई कार्य आपके रुक रहे थे वो भी ठीक होंगे। गुरु आपके अपने ही लग्न में है। देखिए, गुरु आपके अपने ही यहाँ पर को गुरु हैं, राशि और लग्न में ही गुरु हैं, तो वो ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर आपके भटकने के जो चांस बनता है वो कम बन जाते हैं। इस समय आपके ज्ञान का विस्तार होगा। उच्च ज्ञान के लिए आप विदेश इत्यादि भी जा सकते हैं। रिसर्च के लिए ये असमय शनि की भी दृष्टि है, रिसर्च के लिए इस समय ये बहुत अच्छा, कोई नई चीज खोजना, नई चीज का आविष्कार करना, इस तरह की चीजें आपकी यहाँ पर ये बना सकता है। तो दर्शकों, ये था मेरा मेष लग्न, मेष राशि से लेकर मीन राशि, मीन लग्न तक का शुक्र का गोचर। पूरे लग्न और राशि से मैंने आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि गोचर दोनों में काम करता है। गोचर को वैसे अगर आपको अपने लग्न पता है तो हमें लग्न से देखना चाहिए। लग्न से गोचर 60% काम करता है, राशि से 40%। इसलिए अगर दोनों में बहुत अच्छा है तो हमारा गोचर बहुत अच्छा है, दोनों में अगर मध्यम है तो हमें इसके उपाय करने चाहिए। अब शुक्र अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं और सूर्य के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। शुक्र अस्त भी है और साथ में ग्रहण योग भी बनने वाला है। ऐसे में हमें शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। श्री सूक्त का हर शुक्रवार को पाठ कीजिए और श्री बीज मंत्र का जो है उसके आप 1 माला कर सकते हैं, 1 माला कीजिए, वरना 21 आप उसके बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। नजदीक में कहीं आपके माता लक्ष्मी का मंदिर है तो आप उनमें हर शुक्रवार को गुलाब के फूल अर्पित करके आए और साथ में वहां से आप जब भी जाते हैं 1 गुलाब लाकर अपनी तिजोरी में भी रखेंगे तो इससे भी आपकी धन वृद्धि होगी। तो ये था मेरा आप लोगों के बीच में मेष राशि, मेष लग्न से लेकर पूरा मीन राशि, मीन लग्न तक का। और अगले वीडियो में इसके बाद आप लोगों के लिए मैं गोचर इसलिए लाती हूँ, जन्म कुंडली के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है गोचर। सारा रिजल्ट हमारा इसी गोचर का होता है। इस समय जब ये शुक्र जो गोचर कर रहे हैं, 3 नक्षत्र जिनके हैं, अगर आपको अपने जन्म नक्षत्र पता है तो जिनके 3 नक्षत्र हैं, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, इन पर ये सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। दूसरा, जिनकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर ये प्रभाव डालेंगे। तो कैसा इनका प्रभाव रहेगा ये मैंने आपको बता दिया। और फिर जाते जाते आपसे एक बार फिर कहूंगी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सुन सब लिया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और आपके सब्सक्राइब करने से मिलता कुछ नहीं है, मुझे बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है और आपके कमेंट्स तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कमेंट नहीं किया है तो आपको ये मेरा एक गोचर समझाने का पूरे चार्ट के साथ मैंने आपको जो गोचर समझाया कैसा लिखा, कैसा लगा, ये अवश्य मुझे लिखिएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो मैं उन चीजों को और अच्छा करके आप लोगों के सामने लाती हूँ ताकि आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसको भी सुझाव के माध्यम से आप अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले नए किसी भी ज्योतिष चर्चा में आप लोगों के बीच में लाऊंगी। योग कारक मैं ग्रह ला रही थी, अब दिग्बली ग्रह धीरे धीरे हर चीज में आप लोगों के बीच में लाऊंगी ताकि आप अपने जन्म कुंडली को कम से कम थोड़ा बहुत समझने लग जाए। फिर मिलता है
तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।